हेलो एवरीवन। तो चलिए भाई जटैन क्लासेस पे हम फिर से आ गए हैं आपके लिए अगला प्रैक्टिस पेपर लेकर जो है नंबर 3। अभी तक हम 2 प्रैक्टिस पेपर और एक सीबीएसई का सैंपल पेपर केमिस्ट्री का 12th क्लास का सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। तो मैं हूं तरसेम जटैन और चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई सी इन द फ्लोइंग। आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सी आइडेंटिफाई करना है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बेंजीन है, देखिए, और रिएक्शन कर रहा है CH3 CH CH3 Cl से। तो यदि मैं यहाँ पर ए की बात करूं तो ये पूरी रिएक्शन का यदि मैं आपको बताऊं तो ये है बच्चे क्यूमीन वाली रिएक्शन, जहां पर क्यूमीन से हमारे पास क्या बनता है, फिनोल बनता है। लेकिन जो ये रिएक्शन है फर्स्ट जिसमें ए बन रहा है हमारे पास ए, तो ए क्या बनेगा यहाँ पर ए बनेगा, बेंजीन रहेगा एज इट इज। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप ये ना रिंग पे लग जाएगा इस तरह से, CH, देखो CH CH3 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 CH3, तो ये क्यूमीन बन गया। अब ये इसी को क्या बोला जाता है, क्यूमीन। तो ये तो आ गया है ए। अब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एरियल ऑक्सीडेशन 130 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर क्यूमीन का पर ऑक्साइड बनेगा और वो पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, बेंजीन रहेगा एज इट इज COOH, यहाँ पर CH3, देन यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब H2SO4 डाल रखा है इन्होंने, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो यहाँ पर फाइनली आपको मिल जाएगा फिनोल। क्या मिलेगा, फिनोल। लेकिन फिनोल तो इन्होंने दे रखा, लेकिन ये सी पूछ रखा है इन्होंने, यहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ से जो OH है बच्चे, OH ये तो रिंग पे लग गया। तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये ग्रुप क्या बचा है, एसीटोन नहीं बचा। ऐसा नहीं लग रहा कि एसीटोन बचा है, CH3COCH3। एसीटोन का यूपीएससी नाम होता है हमारे पास प्रोपेनोन। क्या नाम होता है, प्रोपेनोन। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं अब इसके क्या है। आइडेंटिफाई सी, आपको सी फाइंड आउट करना है, वाटर, इथेनॉल, प्रोपेनोन, क्यूमीन, हाइड्रो पेरोक्साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, प्रोपेनोन। पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू सेकंड वन। ठीक है, क्या दे रखा है इन्होंने, क्या भाई सेकंड में हमारे पास पूछ रखा है इन्होंने। यहाँ पर मैं अब ऐसे कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा वर्टिकली, ताकि हम अच्छे से कर पाए इसको। ये लो भाई, कंसीडर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। आपको ये कंपाउंड्स देखने हैं। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, CH2 लगकर साइक्लोहेक्सेन के साथ यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। और आपको बताना है SN2 में कौन रिएक्शन करेगा फास्ट। तो मैं बता दूं, SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है वो आता है प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। ये SN2 का ऑर्डर आता है हमारे पास। ठीक है, रिएक्टिविटी का मतलब भीड़ कम है जहाँ SN2 है वहाँ। तो बोलो, ये वाला प्राइमरी है, सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी। ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी है, लेकिन इसमें रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग की जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगा सेकंड, उसके बाद आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड किस ऑप्शन में है, सी में। किस में है, सी में। तो यहाँ पर सेकंड का क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। लेट अस प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, थर्ड क्या बोल रहे हैं हमसे, लेट अस सी। Which of the following reactions are disproportionation reaction? आपको कौन सी रिएक्शन बतानी है, डिसप्रोपोर्शनेशन। भाई स्पेलिंग पता नहीं गलत हो गया, चलो आप समझ जाओगे ना। डिसप्रोपोर्शनेशन, पहले डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब समझिए क्या है। यदि मैं ए लिख दूं, यहाँ पर ए का ही ऑक्सीडेशन कर दूं A+, और एक का ही क्या कर दूं मैं, रिडक्शन। देखिए यहाँ पर ए का ही तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ए का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहां पर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो ऑप्शन ए पे चलते हैं एक बार, क्या है। कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर कॉपर +1 से जा रहा है +2 पे। बताइए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ जी सर हो रहा है। और आगे बन रहा है इससे कॉपर, तो बताइए यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ जी हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर प्लस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर प्लस का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें से फर्स्ट तो आ सकता है हमारे पास, फर्स्ट। ऑप्शंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इसके तो ऑप्शंस में ना एक से ज्यादा ही दे रखे हैं सभी के अंदर, ठीक है ना। तो और देखिए हम चलते हैं,
MnO4 नेगेटिव वाले को देखते हैं एक बार, MnO4 2 नेगेटिव। अब इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 2 8 में से 2 गया तो +6, कितना है +6। अब यहाँ आओ, MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7, तो बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर MnO2 बन रहा है, क्या बन रहा है MnO2, तो 2 दूनी 4 तो +4, क्या हो रहा है अब रिडक्शन हो रहा है, देखो क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का ही रिडक्शन, तो इसका आंसर सेकंड भी आ जाएगा। तो एक बार फर्स्ट सेकंड देख लो किस किस में है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में है, फर्स्ट सेकंड बी में भी है, इसका मतलब ए और बी में से इसका कोई ना कोई आंसर होगा, ए और बी में से कोई ना कोई आंसर होगा। चलो अब इसके थर्ड पे पहुंचते हैं, कहाँ पे पहुंचते हैं, थर्ड पे, क्या कह रहे हैं, KMnO4 दे दिया अब इन्होंने, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए भाई, क्या है 4 2 8, 8 में से 1 गया तो +7 है, क्या है यहाँ पर +7 है, क्लियर है यहाँ पर। अब चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Mn का, यहाँ पर 4 2 8, 8 में से 2 गया, कितना आ गया है 6, तो Mn का आ गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, कितना आ गया है +6, सही है ना, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, दूसरे Mn का निकालिए, 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है दूसरे MnO2 में Mn का प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, ठीक है, कितना आ गया है +4। लेकिन यहाँ पर तो देखो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड का अब एक ही ऑप्शन बच गया है ए, तो बच्चे थर्ड का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ए आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा थर्ड का ए आंसर, क्लियर है। चलिए फोर्थ पे चलते हैं, लेट अस सी फोर्थ में क्या करें। द केमिकल रिएक्शन 2O3 गोज टू 3O2 प्रोसीड्स एज फॉलोज, इन्होंने ऐसे दे रखा है, ये ऐसे रिएक्शन होती है, O3 इक्विलिब्रियम बना लेता है O2 के साथ और निसेंट ऑक्सीजन के साथ, मतलब निसेंट ऑक्सीजन मतलब अकेली ऑक्सीजन, और ये स्टेप है बच्चे फास्ट। फिर O प्लस में O3 गोज टू 2O2, ये स्टेप है बच्चे यहाँ पर स्लो। द रेट ला एक्सप्रेशन शुड बी, इसमें से रेट ला एक्सप्रेशन बताना है आपको किसका होगा। अब बताओ, हमेशा मैं आपको बता दूं जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू के, क्या आ जाएगा इक्वल टू के इनटू क्या होता है जो रिएक्टेंट है उनकी पावर 1 और इनटू में O3 की पावर भी 1। फिलहाल तो हमें यही लिखना पड़ेगा इसके लिए, और तो कुछ लिख नहीं सकते हम लोग, क्या लिखना पड़ेगा हमें यही। लेकिन सर यहाँ पर फास्ट स्टेप दे रखा, उसका क्या काम है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चे। यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना है, जो स्लो स्टेप है उसके रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आपको रेट लिख लेना है, लिख लिया है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको ये चेक करना है फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप में से कुछ कॉमन है क्या, हाँ जी कॉमन है, देखो ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर अकेली ऑक्सीजन है, देखो अकेली ऑक्सीजन है या नहीं है। तो इसका मतलब आप अब फर्स्ट स्टेप को पकड़िए, तो मैं फर्स्ट स्टेप को पकड़ रहा हूँ, O3 गोज टू O2 प्लस में O, पकड़ लिया फर्स्ट स्टेप। अब क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, तो के निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज O2 की कंसंट्रेशन और O की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज O3 की कंसंट्रेशन। अब जब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होगी और जो स्टेप फास्ट होगा उसमें से आपको देखो इस रेट में क्या है, O है, O, तो इस O की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालोगे आप, O की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, O की। सर O की क्यों निकाली आपने, O3 की क्यों नहीं निकाली। देखिए क्या होता है, वो चीज आपको लेनी होती है जो एक स्टेप का तो प्रोडक्ट हो और दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट हो, वो ऑक्सीजन है। देखो इस स्टेप का तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है और इस स्टेप के रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो अब आप इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे से O की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो O की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, O की वैल्यू आ जाएगी सर K इंटू O3 डिवाइड बाय O2। बोलिए आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, K इंटू में O3 डिवाइड बाय O2 आ गई, क्लियर है। अब ये जो O की वैल्यू यहाँ से निकाली है आपने, ये ना इस जो ऊपर लिख के आए हम, ये यहाँ इसमें पुट कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए इसमें पुट, तो करें R विल बी इक्वल टू K, O की जगह पुट करो वैल्यू, O की जगह ये आ जाएगी वैल्यू K इंटू
O3 डिवाइड बाय O2 और इनटू में क्या है बच्चे यहाँ पर O3 है, क्या इनटू में O3। तो चलिए K इंटू में K, ये और बड़ा कांस्टेंट हो जाएगा K। O3 क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से O3 का स्क्वायर हो जाएगा, O2 ऊपर चला जाएगा तो O2 की पावर आ जाएगी -1 और ये आ जाएगा रेट। हेंस यही एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल है जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। क्लियर है। तो अब देखो किस ऑप्शन में है, A B B B B C D D B में है भाई, यहाँ पर किस में है, ये B में। तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, B आ जाएगा। आप नोट करते रहिए भाई, वीडियो को दोबारा देख लीजिए यदि समझ में आया नहीं है तो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट रूट सी एज शोन इन ग्राफ, कैप एम बिकम्स कैप एम नॉट व्हेन। देखिए कैप एम होता है मोलर कंडक्टेंस, कैप एम नॉट होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर जब सोलवेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया हो आपने, कौन डाल दिया बहुत ज्यादा अमाउंट में, सोलवेंट। अब जब आप सोलवेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दोगे, जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत कम होती है। कंसंट्रेशन जहां बहुत कम होती है वहां पर समझ लीजिए कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होती है कैप एम नॉट, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में इधर दे रखा है कंसंट्रेशन की पावर 1/2 और इधर दे रखा है मोलर कंडक्टेंस। अब देखो राइट साइड में जाओगे आप तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, बट आप लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाओगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। अब बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, जब कंसंट्रेशन कम होती है तो इस मतलब इस पॉइंट के पास, देखो इस पॉइंट के पास ये जो पॉइंट है यहाँ कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी या नहीं करेगी। और जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तभी कैप एम नोट निकलेगा हमारे पास, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी हमारे पास उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये अब क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट रूट्स इन शोन इन द ग्राफ, कैप एम बिकम्स कैप एम नोट। कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस कब इनफाइनाइट डिल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस बन जाएगी, कब, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत कम। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब कंसंट्रेशन किसको अप्रोच करने लग जाएगी, जीरो को। किसको अप्रोच करने लग जाएगी बच्चे, कंसंट्रेशन हमारे पास है जीरो को, और कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करेगी ए ऑप्शन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। चलिए भाई सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी गुड चॉइस टू रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। आपको जब भी नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवानी हो टू एनिलीन, आप कोई रिएजेंट डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, बट नाइट्रोबेंजीन में आप LiAlH4 नहीं डालेंगे क्योंकि LiAlH4 नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस नहीं करता। तो सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास ए। क्या आंसर आ जाएगा, ए। चलिए सेवंथ पे चलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। मैं आपको बता दूं दो तरह के कंपाउंड होते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। यदि लो स्पिन है तो पेयरिंग करवानी होती है आपको, बट यदि हाई स्पिन है तो उस टाइम पे पेयरिंग आप नहीं करवाएंगे। क्लियर है। अब D4 और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बच्चे, 3 डिब्बे जाते हैं नीचे, मतलब 3 ऑर्बिटल नीचे जाएंगे और 2 डब्बे जाएंगे हमारे पास ऊपर। अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, तो 1 2 3, क्या चौथा यहाँ फिल कर दूं ना सर, तो पेयरिंग हो जाएगी सर। लेकिन हाई स्पीड में अभी आपने बोला पेयरिंग नहीं करवानी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। अब इस एनर्जी गैप पे आते हैं। जो नीचे का एनर्जी गैप होता है वो होता है माइनस का 0.4, ऊपर का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है प्लस का 0.6। तो बताइए ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो कितना वैल्यू आई वहां से निकलकर 0.6। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और वैल्यू कितनी माइनस की 0.4, 3 की 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1.2। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे बी। तो सेवंथ आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए फिर एट्थ पे चलते हैं। चलो एट्थ क्वेश्चन वाले क्या बोल रहे हैं हमें, लुकास रिएजेंट प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विद। लुकास रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, ZnCl2HCl को क्या बोलते हैं हम लोग,
लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ये किसके साथ टर्बिडिटी अपीयर करेगा, क्लाउडीनेस, मतलब किसके साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा। मैं आपको बता दूं 3 तरह की अल्कोहल होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट एकदम से रिएक्शन कर लेता है। तो इनमें से ये देख लो टर्सरी अल्कोहल कौन सी है आपके पास। तो टर्सरी अल्कोहल जैसा कि मेरे को देखने से पता चल रहा है ए है, तो यहाँ पर 8th का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ए आ जाएगा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू 9th। ठीक है, 9th पे चलते हैं भैया। देखो फिर 9th वाले क्या बोल रहे हैं हमें और क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, लेट अस सी क्या आएगा यहाँ पर आंसर। तो क्या कह रहे हैं इसमें देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस कंडीशंस एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट। जनरली मैं आपको बता दूं, जो एनिलीन है आपके पास NH2, इसमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए आपको पैरा डायरेक्टिंग पैरा वाला प्रोडक्ट भी देता है, यहाँ पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी देता है, और यहाँ पर आपको मेटा वाला प्रोडक्ट भी देता है। लेकिन प्योरली यदि आपको पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पर बच्चे, आपको कौन सा पैरा वाला, तो जो ये NH2 ग्रुप है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जो NH2 ग्रुप का लोन पेयर है, इसको कहीं ना कहीं आपको क्या रखना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप को बिजी रखना पड़ेगा। तो इसको बिजी कैसे कर सकते हैं हम लोग, यही हमारे लिए जरूरी है। तो बिजी रखने के लिए आपको यहाँ पर इसकी करवानी पड़ती है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन करवानी पड़ती है। अब एसिटाइलेशन में आप क्या कर सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी क्या करवा सकते हैं आप यहाँ पर रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन में देख लो किस में है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। तो देखो फर्स्ट एसिटाइल क्लोराइड पिरिडीन बिल्कुल है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड बिल्कुल है भाई यहाँ पर भी। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ जाएंगे, 9th का आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर ए। क्या जाएगा, ए। चलिए लेट अस प्रोसीड टू 10th क्वेश्चन। द ग्राफ शोज वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट द इंटरसेप्ट स्लोप ऑफ ग्राफ एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। इनमें आपको बताना है किसका ऑर्डर है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ नहीं है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। जनरली मैंने आपको ग्राफ पहचानने की ट्रिक बताई थी कि यदि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है तो उसमें जनरली आपको लोग दिखाई देगा। तो यहाँ पर लोग नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये जीरो ऑर्डर का रहेगा हमारे पास। अब जीरो ऑर्डर के लिए मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कैसे निकालते थे। तो मान लीजिए यहाँ पर ए जो है, या रिएक्टेंट जो है हमारे पास, वो बना रहा है प्रोडक्ट P, तो माइनस ऑफ dR/dt किसके इक्वल हो जाता है, के इंटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में dR विल बी इक्वल टू KdT। ठीक है, अब माइनस में dR विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ KdT। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग। R0 मतलब इनिशियल, R मतलब फाइनल, टाइम लेते हैं 0 से लेकर T तक का। तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस R0 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ KT। क्लियर है भाई कहानी यहाँ तक की। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ KT। अब R0 को ले जाऊँ मैं उस साइड में, R विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस में हो जाएगा R0। अब देखिए इसको स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c। ठीक है, तो m यहाँ पर क्या आ गया है, स्लोप। तो स्लोप आ गया भाई यहाँ पर माइनस का k। क्या आ गया है, माइनस का k। इंटरसेप्ट आ गया यहाँ पर R0। तो इन्होंने देखो सीरीज में पूछे, इंटरसेप्ट पहले लिखना है आपको, स्लोप बाद में लिखना है, तो R0 आ गया है। ठीक, तो देखो R0 और माइनस के किस में भाई, R0 माइनस के, सही है भाई, इसमें भी R0 के है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर R माइनस के है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे ए। क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास, ए आंसर आ जाएगा 10th का, ए आंसर आ जाएगा। जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3। देखिए जनरली जो AgNO3 होता है वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाता है। ठीक है, AgCl कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। तो यहाँ पर AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब लेकिन ये AgNO3 Cl नेगेटिव से तब रिएक्ट करेगा जब Cl नेगेटिव आयनाइजेबल होगा।
अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो ब्रैकेट से बाहर के आयन होते हैं वही आयनाइजेबल होते हैं। तो देखो किसके बाहर क्लोरीन है, इसके तो सारे क्लोरीन अंदर है, इसके भी सारे क्लोरीन अंदर, इसके भी सारे क्लोरीन अंदर, इसका क्लोरीन बाहर है, देखो यहाँ पर बाहर है। तो 11th का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए फिर 12th पे चलते हैं। 12th हमें क्या बोल रहा है? द हाफ सेल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन इज, आयरन की रस्टिंग की ये हाफ सेल रिएक्शन हमें दे रखी है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसका गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, डेल्टा जी नोट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं बता दूं 12वें को सोल्व करने से पहले कि जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू होती है वो होती है -NF(E0) सेल। पहले आपको यहाँ पर एन फैक्टर निकालना पड़ेगा इस रिएक्शन का। एन फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे। तो यहाँ पर देखो 2 है ना, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे सामने ही, तो एन की वैल्यू आ गई है 2। एफ होता है 96,500 कूलम। अब ई नोट सेल निकालिए, इसका क्या निकालिए, ई नोट सेल। ई नोट सेल निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो और जोड़ दो। अब बताओ आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो आयरन का। कौन सा पोटेंशियल ले लोगे आप, आयरन का। इस इक्वेशन में देखो ना, लास्ट फाइनल में देखना है आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आयरन का हो रहा है सर ऑक्सीडेशन। देखो Fe से Fe2+ आ रहा है तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो आयरन का। लेकिन ये तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल लेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, प्लस का 0.44। अब हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, देखो H+ से 0 पे आ रहा है, क्या हो रहा है H+ से 0 पे, तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिए हाइड्रोजन का 1.23। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन का नहीं, हम बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है बच्चे, क्योंकि O2 0 से -2 पे आ रहा है। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखिए इन्होंने 1.23, तो जोड़ दो इसको, 4 और 3 7, 4 2 6, तो 1.6, तो ई नोट सेल की वैल्यू आ गई है 1.67। देखो 2 0 से ये डेसिमल कट गई, तो सोल्व होने के बाद आ जाएगा ये 322 310। अब ये ना जूल में आंसर आता है यहाँ पर। अब आपका आंसर पूछा गया किस में, किलो जूल में, किलो जूल में, तो 1000 से भाग कर दीजिए भाई, तो आंसर आ जाएगा 322.310 किलो जूल। नेगेटिव है ना तो नेगेटिव चलेगा साथ में, तो 322 कौन से ऑप्शन में आ रहा है बच्चे, यहाँ पर बी ऑप्शन में। तो 12वें का आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी, आंखें बंद करके आप बोल देंगे। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है भाई 13वां क्वेश्चन देख लो। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस। लेट्स सी। असर्शन, ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। जो ईथर होते हैं बच्चे, या ये होते हैं ईथर, उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। बिल्कुल होता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अल्कोहल में क्या होती है, H बॉन्डिंग, बट ईथर में ऐसा नहीं है। तो ये असर्शन यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है असर्शन यहाँ पर। रीजन पे आते हैं, ईथर्स आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया भाई, ईथर थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, अल्कोहल करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो 13th का आंसर आ जाएगा सी हमारे पास। ठीक है, चलिए फिर 14th पे प्रोसीड करते हैं। मैं पेजेस को कर लेता हूँ सेट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कौन सा, 14th पढ़ो भाई, पढ़ो जल्दी से भैया, आगे हो जा पेज। Actinoids form a relatively less stable complexes as compared to lantanoids। हाँ जी भाई, ये बात सही है, क्योंकि लेंथेनोइड के बाद जब एक्टिनोइड आते हैं हमारे पास, तो लेंथेनोइड तो 4f ऑर्बिटल यूज करते हैं, और एक्टिनोइड कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं हमारे पास, 5f ऑर्बिटल यूज करते हैं। और जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिटल यूज करने जाओगे, तो जो कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है। तो एक्टिनोइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल complexes as compared to lantanoids। यहाँ पर assertion बिल्कुल सही है। रीजन, एक्टिनोइड्स कैन यूटिलाइज देयर 5f ऑर्बिटल, हाँ जी बिल्कुल है, along with 6d ऑर्बिटल, कोई शक नहीं है भाई इसमें, इन बॉन्डिंग। बट lantanoid डू नॉट यूज 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। ना भाई, ये क्या बात हुई, अब lantanoid के पास तो है ही 4f ऑर्बिटल, तो 4f ऑर्बिटल ही तो वो यूज करते हैं ना बॉन्डिंग के लिए, और कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे बताइए भाई, ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 14th का आंसर आ जाएगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए 15th पे चलते हैं हम लोग। कौन से पे, 15th पे। प्लेटिनम 4 इज नोन बट निकल 4 इज नॉट नोन।
ये भी सही है भाई। प्लेटिनम की जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट आपको या तो +4 में दिखाई देंगी या फिर किस में दिखाई देंगी, +2 में दिखाई देंगे आपको प्लेटिनम के कंपाउंड्स, ठीक है। बट निकल +4 नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ जी भाई, जब हमने डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखा था कि निकल +4 के कंपाउंड नहीं बनाता है जनरली, क्योंकि निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इस तरह से होती है कि वो +4 के कंपाउंड नहीं बना पाता, क्योंकि उसके लिए ना निकल का जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो बात सही है भैया, सर्सन क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। रीजन platinum 4 is more stable than nickel 4, whereas nickel 2 is more stable than platinum 2। ठीक है बच्चे, तो रीजन पढ़ लिया हमने, क्या दे रखा है इन्होंने, रीजन असर्शन क्या है हमारा, सही है। रीजन पे आते हैं। प्लेटिनम 4 इज मोर स्टेबल देन निकल 4, प्लेटिनम 4 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू निकल 4, ये बात बिल्कुल सही है भाई। वेरेज निकल 2 इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब असर्शन भी सही है, यहाँ पर रीजन भी सही है। लेकिन सर आप बताओ, रीजन सही है तो रीजन एक्सप्लेन भी तो कर रहा है असर्शन को। देखो प्लेटिनम 4 नहीं होता लेकिन निकल 4 होता है, इसका मतलब प्लेटिनम 4 इसलिए नहीं होता होगा कि प्लेटिनम 4 स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी अभी मैंने बहुत बताया कि जो जेड इफेक्टिव होता है उसका रोल होता है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक। तो देखिए प्लेटिनम 4 स्टेबल है एज कंपेयर टू निकल 4, मतलब निकल 4 आसानी से हमारे पास बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि निकल को +4 पे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होने से निकल जनरली +4 में नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर यदि रीजन में ये लिखते कि आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ चक्कर है तो हम बोलते कि हाँ रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। तो यहाँ पर 15th का आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। चलिए 16th पे प्रोसीड करते हैं। NN डाईइथाइल बेंजीन, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसोल्युबल इन एल्कली। तो पहले तो ये देखो क्या होता है, पहले तो बेंजीन बनाओ, बेंजीन S डबल बॉन्ड O बनाओ, फिर N, फिर डाईइथाइल लिखो इस पे, डाईइथाइल ये है। आपको यदि ये ध्यान हो तो ये हिंसबर्ग टेस्ट से निकल कर आया, किसे? हिंसबर्ग टेस्ट से निकल कर आया हमारे पास। हिंसबर्ग टेस्ट मैं आपको बता दूं क्या होता था, आप जनरली थोड़ा सा समझ जाएंगे यहाँ से, कि जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, ये यदि प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करता है तो वो जो कंपाउंड यहाँ पर बनता है वो एल्कली में सोल्यूबल होता है। एल्कली में क्या होता है? सोल्यूबल। बट यदि वो सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करता है तो जो वहाँ पर कंपाउंड बनता है वो एल्कली में इनसोल्यूबल होता है। यदि वो टर्सरी अमीन से रिएक्शन कर लेता है तो जनरली टर्सरी अमीन उससे रिएक्शन नहीं करेंगे हमारे पास। क्लियर है ना? तो ये कौन सा टेस्ट है? हिंसबर्ग टेस्ट है। तो अब ये देखो यहाँ पर कौन सी अमीन थी, 2 नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन से लगी हुई, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन थी। कौन सी थी? ये सेकेंडरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन थी, इसका मतलब ये एल्कली में क्या होगी? इनसोल्यूबल होगी। क्लियर है? तो देखें एक बार क्या बोला इन्होंने, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसोल्यूबल इन एल्कली। हाँ जी भाई इनसोल्यूबल है, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया आपको, असर्शन सही है। सल्फोनिल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये लो बेंजीन है, इसके साथ सल्फोनिल ग्रुप अटैच कर देते हैं, नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं। ये जो सल्फोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ जी बिल्कुल, देखो लोन पेयर को ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ रेजोनेंस से, ये बात भी बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि सोलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना। सोलिबिलिटी कुछ और रीजन से होती है बेस के अंदर, ठीक है। जैसे मैं प्राइमरी अमीन का बनाऊं यहाँ पर इसका कंपाउंड, तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, NH CH2CH3, तो यहाँ पर सोलिबिलिटी होती है इस H के कारण, क्योंकि जब बेस आता है KOH तो वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, OH पानी बना लेता है और सोल्यूबल हो जाता है आसानी से। क्या हो जाता है? आसानी से सोल्यूबल। बट यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन रीजन बात सही है, रीजन बात सही है, लेकिन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बट अगेन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, तो अगेन हम किस आंसर के साथ जाएंगे? यहाँ पर बी के साथ जाने वाले हैं। लेट अस प्रोसीड टू 17th क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है 17वां क्वेश्चन हमारे पास। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 24 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीट डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पर T1/2 दे दिया, 50% है ना, तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम दे दिया आपको, वो कितना है 24 मिनट। अरे भाई 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे रखा है नहीं दे रखा है? हाँ जी सर बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। अब कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% डिकम्पोजिशन, मतलब टी 25% निकालना, में तो निकाल लें टी 2.303 डिवाइड बाय आता है के, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, के इक्वल होता है 0.600 सॉरी इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई T1/2 के इक्वल होता है के, कौन होता है के उसके इक्वल, ठीक है। अब तो यहाँ पर के आता है, के की वैल्यू ये रख दो 0.693 डिवाइड बाई T1/2 कितना 24, तो 24 चला जाएगा ऊपर, लॉग ऑफ, अब परसेंटेज है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100। अब देखो 25% डिकम्पोज का मतलब है 25% रिएक्शन पूरी हो जाना, तो बचेगी कितनी 75%, तो डिवाइड बाय आएगा बच्चे 75, क्या आएगा डिवाइड बाय 75। तो थोड़ा सोल्व करें, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2303 डिवाइड बाई 693 इंटू में 24 काट दो, 25 चौका 100, 25 तिया 75, लोग 4/3 क्या हो जाएगा, लोग 4 माइनस लोग 3, लोग 4 की वैल्यू दे रखी है 0.6021 माइनस लोग 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771। अब तो मैं सोल्व नहीं करने वाला हूं, आप कर लेंगे इसको सोल्व। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, आते हैं सॉरी 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, आते हैं कौन से क्वेश्चन पे 18th पे। तो 18th क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बताना है। तो जो आरएनए होते हैं इसमें राइबोज शुगर होती है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो पहला तो डिफरेंस यही आएगा शुगर का डिफरेंस, इसमें राइबोज शुगर, इसमें कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक। अब आते हैं बेस की बात कर लेते हैं, इसमें एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, गुआनिन, डीएनए में भी एडेनिन भी होता है और गुआनिन भी होता है, ठीक है। प्यूरिन बेस होते हैं, ये कौन से बेस होते हैं, प्यूरिन। बट यदि पिरीमिडीन बेस की बात करें हम, किसकी बच्चे, पिरीमिडीन बेस की, तो जो डीएनए होता है, सॉरी हाँ डीएनए 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 के अंदर हमारे पास कौन से पिरीमिडीन बेस होते हैं, आप लोग बताइए। डीएनए में होते हैं हमारे पास साइटोसिन और थाइमीन, बट आरएनए में कौन से पिरीमिडीन बेस होते हैं हमारे पास, साइटोसिन और यूरेसिल, कौन से होते हैं, यूरेसिल। ये दो डिफरेंस बताने, कौन से राइबोज शुगर इसमें होती है, इसमें डिऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं, इसमें प्यूरिन बेस एडेनिन गुआनिन, इसमें भी एडेनिन गुआनिन होते हैं। बट पिरीमिडीन बेस की बात करूं तो आरएनए में होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल, बट डीएनए में होते हैं साइटोसिन और थाइमीन। कौन होते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। चलिए 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द फ्लोइंग पेयर इज, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फ्लोइंग पेयर इज कायरल। कायरल बताना है भाई, कायरल मैं फिर बता दूं आपको कौन सा होता है, जिसमें एक ऐसा कार्बन हो जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों, चारों ग्रुप क्या हों, अलग अलग, तो वो कहलाता है हमारे पास कायरल कार्बन। तो बताओ नीचे वाले को देखो, नीचे वाला है कुछ इस तरह से बी आर, तो इस पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, बी आर, मिथाइल, इथाइल और एक हाइड्रोजन भी तो लगी है, तो बी वाला कायरल है भाई, बी वाला क्या है, कायरल। अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्ट, SN2 कहाँ फास्ट होती है, जहाँ भीड़ कम होती है, भीड़ कम होती है SN2 वहाँ फास्ट होती है। भीड़ कम कहाँ है, ए या बी में, तो आंसर आएगा ए, तो ए, क्लियर है, ठीक है। चलिए 19वें के अब और में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, 19वें के और में। हाउ विल यू कैरी आउट द फ्लोइंग कन्वर्जन, आपको ये कन्वर्जन करने हैं और कैसे करेंगे आपको बताना है यहाँ पर। लेट अस सी, 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो 1 2 3 यहाँ पर है ब्रोमीन, CH3 CH2 CH2, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है इसका, 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब बीच में क्या लगानी है आपको, ब्रोमीन लगानी है। तो देखो बीच में ब्रोमीन लगाता है मार्कोनी रूल, लेकिन उसके लिए आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड बनाने के लिए आता है अल्कोहलिक KOH, तो इसमें डाल दीजिए आप क्या, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ से H, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें HBr डाल दीजिए, मार्कोनी रूल से एडिशन हो जाएगी, आंसर बन जाएगा हमारे पास। चलो इस और के बी पार्ट पे चलते हैं भाई, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, ठीक है।
कौन से पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट पे। बेंजीन को पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। आपके पास कौन है, बेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है पैरा पे क्लोरो नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन। इसमें दिक्कत होगी, यदि आपने पहले NO2 ग्रुप लगा दिया बच्चे, तो जो क्लोरीन लगेगा वो मेटा पोजीशन पे आकर लगेगा, इसलिए आपको पहले ना क्लोरीन लगाना है इसमें। इसमें क्लोरीन कौन लगाता है, Cl2 AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 को बुलाइए, तो वो क्या लगा देगा, इसमें आपके पास क्लोरीन लगा देगा। तो यहाँ लगा दी है क्लोरीन। अब नाइट्रेशन करवा दीजिए इसकी HNO3 विद H2SO4, और दोनों के दोनों कैसे लेने हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए 20th क्वेश्चन पे, राइट आयुपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2ICl2। क्या है हमारे पास, PTEN2ICl2। तो यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि क्लोरीन पे 2 माइनस होता है, 2 क्लोरीन है ना, तो 2 माइनस, तो प्लेटिनम पे +2, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो। ठीक है, EN होता है इथाइलिन डायमीन, इसको बिस की फॉर्म में लिखा जाता है यदि 2 बार आया हुआ है, तो बिस इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये कम्प्लेक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए भाई, +2 है तो ब्रैकेट में +2 लिखना आप ना भूलें। ठीक है, तो देखो प्लेटिनम का +2 का कंपाउंड है ना, अभी पीछे पढ़ के आए थे हम, प्लेटिनम का क्वेश्चन आया था ना, +2 स्टेबल होता है कंपाउंड प्लेटिनम का। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने इसके। ठीक है, क्या बनाने हैं, प्लेटिनम के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं भाई, प्लेटिनम का क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। ठीक है, सोचिए भाई कैसे बनेंगे प्लेटिनम के। पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या है, 2 EN लगे हुए हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये लो भाई, PT 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 क्लोरीन लगा दो, आपका मन कर रहा है जहाँ पर लगा दो, मैंने यहाँ पर लगा दी क्लोरीन। तो EN कहाँ पर लगेगा, यहाँ, तो EN कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। ठीक है, इसको सिस वाला आइसोमर बोलते हैं। कौन सा आइसोमर बोलते हैं, सिस। अब इसका ट्रांस भी बना सकते हो तुम लोग, प्लेटिनम, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अब क्लोरीन को ऊपर लगा दो और क्लोरीन को कहाँ लगा दो, नीचे। यहाँ पर क्या लगा दोगे, EN, यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, EN। ये वाला कौन सा आइसोमर है, ट्रांस। तो ये तो है जियोमेट्रिकल आइसोमर। विच ऑफ दैम इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो इसको तो हम बीचों बीच काट सकते हैं ना, देखो यहाँ से बीचों बीच काटोगे तो आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब इसकी जो मिरर इमेज होगी इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगी, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव। बट ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इसके सामने शीशा रखो और इसकी इमेज बनाकर देखो एक बार, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगी या नहीं करेगी। तो मैं बनाकर दिखा देता हूँ, PT 1 2 3 4 5 6 EN, क्लोरीन क्लोरीन EN आ गया। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, PT 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन ऊपर है, ये पीछे है तो ये आगे आ जाएगा, ये EN चला जाएगा पीछे और ये EN आ जाएगा आगे। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, क्या रखा जाएगा, नहीं, तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है हमारे पास, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए कहाँ चलते हैं, 21st पे। तो देखते हैं, स्टेट रोल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो उसके लिए क्या लिखना, आपको रोल्ट लॉ बताना है। ठीक है, तो बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये मिक्सचर है A और B का। ठीक, तो यहाँ इस मिक्सचर के अंदर जो A का प्रेशर होगा वो कहलाएगा PA, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। बट यदि मैं अकेला प्योर A ले लूँ कहीं पर, प्योर A, तो वो प्रेशर होता है प्योर A का, वो कहलाता है P0A, वो कहलाएगा उसका वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा, उसका वेपर प्रेशर। बट यदि मैं इस मिक्सचर के अंदर, बच्चे देखो मिक्सचर के अंदर मैं पूछूं आपसे कि A का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आप कहोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इस मिक्सचर में A के कितने कंपोनेंट पड़े हुए थे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A के इक्वल। तो प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब प्रेशर ऑफ A इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट लेकर आएंगे,
तो बताइए किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्वांटिटी होती नहीं होती यदि टेम्परेचर चेंज ना हो तो? हाँ जी बिल्कुल होती। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट ले जाता हूँ पी नोट ए इंटू में एक्स ए। यही रोल्ट ला है। क्या है? यही रोल्ट ला है। बट इन्होंने लिखा स्टेट करना है, आपको डिफाइन करना है। तो मैं डिफाइन करूँ तो देखिए आप लोग भी, इन अ सोल्यूशन the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied by its vapor pressure in pure state that is रोल्ट लो। ठीक है, कर लेंगे रोल्ट लो। अब कुछ और तो नहीं पूछ रहा भाई इसमें, 21 में क्या और भी पूछ रहा कुछ? इसमें क्या पूछ रहा देखो एक बार। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रोल्ट एंड हेनरी लो? रोल्ट लो तो था हमारे पास ये कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू में एक्स ए, और हेनरी ले था हमारे पास पी इज इक्वल टू के एच इंटू में एक्स। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी बतानी है आपको। सोचो भाई क्या सिमिलैरिटी एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखिए देखिए बच्चे क्या है सिमिलैरिटी। चलो, दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट पे। ठीक है, यहाँ पर भी वोलेटाइल था लिक्विड जो मिक्स कर रखा था, यहाँ पर गैस होती है। हेनरी लॉ के अंदर कौन होती है? गैस, और गैस तो वोलेटाइल होती है, आपको पता ही है। पहली सिमिलैरिटी। सेकंड, दोनों के दोनों ये बोलते हैं कि जो प्रेशर होता है मिक्सचर के अंदर वो उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर भी क्या है? मोल फ्रैक्शन। बट यहाँ पर गैस के मोल फ्रैक्शन पे और यहाँ पर उस वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। हेंस द आंसर। चलिए सेक्शन सी पे आ गए हैं। 20 सेकंड का ए पार्ट कर लेते हैं। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं, मान लीजिए ए यहाँ से बी से मिलकर क्या बना रहा है? प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? whenever rate of reaction is expressed in terms of the concentration of reactant raised to power alpha and beta, where alpha and beta are the actual power on which rate depends, जिस पे रेट डिपेंड करता है। तो हेंस अल्फा एंड बीटा आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो फिर क्या पूछ रहे हैं इसमें और देखते हैं। How does order of a reaction differ from molecularity for a complex reaction? देखो, मान लीजिए यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी गोज टू पी, आपको बताना है। तो पहले तो बता दूं मैं आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मोलिकुलैरिटी डिफाइंड नहीं होती। देयर इज नो मोलिकुलैरिटी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमें पता है कि स्टेप वाइज होती है। क्या होती है? स्टेप वाइज होती है। तो उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वहीं से निकल कर आता है ऑर्डर। तो ऐसे बताना है, कहीं आप ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी में डिफरेंस बताने लग जाओ। आप क्या लिखोगे? देयर इज नो मीन फॉर मोलिकुलैरिटी, देयर इज नो मीन टू मोलिकुलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी नो वेरी वेल स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हेंस स्लोवेस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट आएंगे हमारे पास, वही किसको डिफाइन करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? 20 सेकंड के कहां पर आ जाते हैं? बी पे आ जाते हैं बच्चे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 14 सेकंड। तो T1/2 दे दिया है हमें 14 सेकंड्स। ठीक है, दे दिया। तो K किसके इक्वल आ जाएगा? 0.693 डिवाइड बाई T1/2 मतलब 14। ये आ गया K। रिएक्शन कौन सी बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर। What is the time required for the initial concentration to reduce 1/8 of its initial concentration? तो बोलो, टाइम निकालना है आपको। 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू आ गई 0.693 डिवाइड बाई 14, तो 14 चला जाएगा ऊपर। लॉग ऑफ इनिशियल वैल्यू ले लो ए नोट। क्या ले लिया हमने? इनिशियल वैल्यू ए नोट। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस, इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देना 1/8 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू है ए नोट, इसको रिड्यूस कितना कर दो? 1/8 ऑफ इनिशियल।
इतना रिड्यूस करना है आपको बच्चे, क्या करना है, इतना रिड्यूस। तो बची हुई कितनी होगी जो नीचे बचाई, मान लो मेरे पास ना 16 रुपए थे और मेरे को 1/8 मेरा रिड्यूस कर दो, तो मेरा 1/8 रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 रुपए रिड्यूस हो गए ना, तो कितने रुपए बच गए, अब 14। तो चलो फिर 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू में 14। मैं एक बार और पढ़ लूँ भाई स्टेटमेंट को, कहीं हमने पढ़ने में गलती तो नहीं कर दी। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। लोग ए नोट रहेगा, यहाँ से ए नोट कॉमन आएगा तो मैं काट ही देता हूँ यहाँ पर। चलो एक आ गया। 1 माइनस 1/8 क्या होता है भाई, 1 माइनस 1/8 होता है बच्चे 7/8। तो 7 आ जाएगा नीचे, 8 आ जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, 8 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो भाई log 8 और log 7 की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर। हाँ भाई इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता, यदि यहाँ पर ये लिख देते व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस टू 1/8 तो फिट्स इनिशियल वैल्यू, इसकी इनिशियल वैल्यू की 1/8 पे लेकर आनी है आपको। तो वहां पर ये 1 में से माइनस नहीं होता, यहाँ पर सीधा 1/8 आ जाता है यदि 2 प्रेपोजिशन लिख देते हैं तो। फिर भी यदि भाई थोड़ी सी इंग्लिश ऐसी है हम लोगों की, यदि गलती हो जाती है तो ठीक है, यदि मेरे से गलती हो जाती है तो आप थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। आपका मेन मकसद है यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23 पे। क्या कह रहे हैं 23 क्वेश्चन वाले, देख लेते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर। तो पहले में दे रखा FCH2COOH, दूसरे में दे रखा है N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, NO2 दे रखा है CH2COOH, तीसरे में दे रखा है बेंजोइक एसिड। क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड। तो इसमें से कुछ नहीं देखना भाई, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो NO2 वाला आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैं A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, इसको C, तो B सबसे ज्यादा एसिडिक आ जाएगा। फिर आ जाएगा फ्लोरीन A, फिर आ जाएगा बेंजोइक एसिड C। ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है NO2 वाला, फिर है फ्लोरीन वाला, फिर है बेंजोइक एसिड। सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस भी तो है, देखो रेजोनेंस भी तो हो रही है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। बी पे आते हैं, इसके बी पे 23 के बी पार्ट पे। राइट IUPAC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो कितने कार्बन है टोटल, 4 4 के लिए आ जाएगा बच्चे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये एल्डिहाइड है तो आ जाएगा अल, तो ब्यूटेनल नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तीसरे पे चलते हैं। वाई डज CH3 CHO अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, CH3, मैं इसको H को ओपन कर दूं, CHO, ये तो एल्डोल देता है आपको, बट बेंजल्डिहाइड नहीं देता आपको एल्डोल, बेंजल्डिहाइड आपको एल्डोल नहीं देता। ऐसा क्यों है, तो पहले मैं बता दूं एल्डोल रिएक्शन क्या होती है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती हैं, वो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो CHO ग्रुप होता है, CO ग्रुप या CHO ग्रुप, इसके जो आजू बाजू वाले कार्बन होते हैं उन पे जो लगी हाइड्रोजन होती है वो अल्फा H होती है। अब देखो ये CHO रहा, इसके आजू बाजू वाला कार्बन ही है, इस पे H लगी है नहीं लगी है, तो इसका मतलब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, बट इस CHO के इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देयर इज नो अल्फा H, अल्फा H नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। 24 पे आते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फ्लोइंग, फिनोल है भाई, आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, फिनोल, इसको कन्वर्ट करना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में, मतलब यहाँ लगा दीजिए OH, यहाँ पर लगा दीजिए CHO, इसमें कन्वर्ट करना है आपको, मतलब सैलिसल्डिहाइड बनाना है भाई। रीमर टीमन रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है बच्चे, रीमर टीमन रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन है हमारे पास। इसमें क्या करना है आपको मैं बता दूं, फिनोल में क्लोरोफॉर्म डालते हैं CHCl3 विद NaOH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बन जाएगा ONa देन CHCl2, फिर से आप NaOH डालिए इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है ONa, यहाँ पर CHOH देन OH, तो फिर यहाँ से हो जाता है वाटर लॉस, क्या लॉस हो जाता है, वाटर। फाइनली आपके पास बन जाता है यहाँ पर ONa और यहाँ पर बन जाता है CHO।
फिर आपको HCl डालना होता है, डाइल्यूट HCl, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ H लग जाएगी, तो रीमर T1 रिएक्शन है। ठीक, मिथेनल टू इथेनॉल, यहाँ पर है मिथेनल, मिथेनल, हाँ जी, HCHO, इसका बनाना है इथेनॉल, तो CH3CH2OH। मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आती हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बुलाना है। किसको बुलाना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, CH3MgBr आ जाएगा। ये CH3 अटैक करेगा इस पे, तो बन जाएगा हमारे पास HCO नेगेटिव, यहाँ जुड़ गया CH3, ठीक है, O पे लग जाएगा MgBr और यहाँ पर है बच्चे H। फिर हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर H लग जाएगी और फाइनली इथेनॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इथेनॉल। फिनॉल टू फिनाइल इथेनोएट, क्या है आपके पास? फिनॉल। कौन है? फिनॉल। फिनॉल से बनाना है फिनाइल इथेनोएट, मतलब OCH2CH3 बनाना है, ठीक है ना? क्या बनाना है? OCH2CH3 बनाना है, ठीक। अच्छा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हमने गलत कर दिया। फिनाइल इथेनोएट बनाना, इथेनोएट मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आएगा। सॉरी भाई, सॉरी, मैंने ये ईथर बना दिया, यहाँ पर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O। तो बहुत आसान है इसको करना भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दीजिए, CH3COCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की बेस में। तो ये जो HCl ये निकल जाएगा और इस HCl को बाहर निकालने, इस HCl को बाहर निकालने में मदद करेगा पिरिडीन, क्योंकि पिरिमिडीन एक बेस है। तो COCH3 यहाँ लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। बस ये हो गया है आंसर। चलिए फिर प्रोसीड करते हैं बच्चे 25th क्वेश्चन पे। राइट हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ COF63 नेगेटिव। COF63 नेगेटिव है, तो पहले तो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखियो। कोबाल्ट आता है भाई, आयरन आता है 26 पे, 26 के बाद आता है 27 पे। 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D7 4s2। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो +3, तो +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लो, एक यहाँ से, तो हो गया है 3D6। तो कोबाल्ट +3 की ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है 3D, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है 3D6। देखिए भैया कैसे आया, एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग। अब डी में 5 डिब्बे होते हैं हमारे पास, डी में होते हैं 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 3D। फिर आता है इसके बाद s ऑर्बिटल, फिर आता है इसके बाद p ऑर्बिटल। कौन आता है? p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल आते हैं और कौन आते हैं? p ऑर्बिटल। अब बताओ जो f होता है, f ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो पेयरिंग आपको नहीं करवानी है, ठीक है। अब जब आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे, 6 लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड लेकर आएगा यहाँ पर, अपने इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर। सर ये तो 4 ही लिगेंड हुए फिर, तो इसका मतलब आगे के d ऑर्बिटल और यूज हो जाएंगे, d और 2d यूज हो जाएंगे। d में होते तो 5 है, लेकिन यूज कितने होंगे? 2, तो 2 कहाँ कौन से यूज हो जाएंगे? d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे? एक s का यूज हुआ, 3 p के, तो 2d के, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। क्या क्या पूछा है हमसे, देखें। हाइब्रिडाइजेशन बता दी, शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे? यहाँ पर 6 है, तो शेप कैसी रहेगी यहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक करेक्टर पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। इवन बोहर मैग्नेटोन भी निकाल दो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, कितने हैं? 4, तो 4 इंटू में 4 + 2, तो 4 और 2 6, चौका 24 का रूट बोहर मैग्नेटोन आ जाएगी इसकी, बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू। क्लियर है? चलिए 25वें के बी पे चलते हैं, 25th के बी पे क्या कह रहे हैं हमने? 25th का बी, लेट अस सी। राइट द फॉर्मूला ऑफ पेंटाअमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये लो भाई, पहले तो लगा दो ब्रैकेट, मेटल कौन है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दो। पेंटाअमीन मतलब 5 अमोनिया है यहाँ पर, कितने अमोनिया है? 5। क्लोरिडो मतलब एक क्लोरीन है यहाँ पर। कोबाल्ट 3 क्लोराइड मतलब बाहर भी क्लोरीन है। अब बाहर कितनी क्लोरीन है इस पे डिपेंड करेगा कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। अंदर से देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है इसको, -1, -1 यहाँ से, लेकिन -3 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्लोरीन 2। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। 26 को देखिए, एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस वाई। तो GPR रिएक्शन आपको एक बार देखनी पड़ेगी। बता दूं मैं, यहाँ पर थैलीमाइड लिखिए आप लोग, C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, ये होता है थैलीमाइड, ठीक है।
थैलीमाइड जब KOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास रिंग एज इट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N नेगेटिव K पॉजिटिव आ जाता है। अब ये काम करता है एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का। अब ये कह रहे हैं कि एरोमेटिक अमीन के लिए यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन। तो इसको अटैक कहाँ पर करना पड़ेगा? अब यहाँ पर। बट आपको पता है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, मतलब वो SN रिएक्शन देने में विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन ही नहीं करेगा ये, तो इसका मतलब एरोमेटिक अमीन भी नहीं बनेगी। तो आप लिखेंगे अ स्टेप इज देयर इन विच haloarine must react with this, but we know very well haloarenes do not give nucleophilic substitution reaction, hence aromatic amines यानी कि aniline does not give this reaction। 25th के B पे आते हैं, सॉरी 26th के B पे। aniline is weaker base than alkyl amine। aniline है बच्चे यहाँ पर बेंजीन पे है NH2, alkyl amine होती है RNH2, मतलब कोई कार्बन की चेन। ये वीक बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा क्यों है? देखिए बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर आसानी से दे दें, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करें, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। लेकिन इसका लोन पेयर तो रिंग में गया हुआ है ना खेलने, तो आप लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन विद बेंजीन रिंग इट इज अ वीकर बेस देन एल्काइल अमीन्स। ठीक है भाई। यहाँ पर 26 के C पे आते हैं। कौन से पार्ट पे आ जाते हैं? C पे। अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। पानी में। किस में? पानी में। एक्वस सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। तो मैं आपसे फिर से आपको याद करवा रहा हूँ। पानी में बेसिक स्ट्रेंथ याद करने का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 231 213, ये याद कर लीजिए। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू टर्सरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एज कम्पेयर टू टर्सरी। लेकिन सर ये तो दो ऑर्डर आ गए, दो कैसे? देखो ये आपको ऑर्डर तब लगाना है जब नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप लगा होगा। कौन सा ग्रुप लगा होगा? इथाइल ग्रुप। ये ऑर्डर आपको तब लगाना है जब नाइट्रोजन के साथ कौन लगा होगा? मिथाइल ग्रुप। और एक्वस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? एक्वस। तो बताओ अब लगा दो ऑर्डर सीधे का सीधा। पहले तो देखो ये क्या दे रखा है? इथाइल 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 दे रखा है सर। इथाइल दे रखा तो सर ये ऑर्डर आ जाएगा। अब इसमें देखो सेकेंडरी कौन सी है? सेकेंडरी देखो ये वाली सेकेंडरी है ना, इसमें दो लगे हुए ग्रुप है ना। तो CH3 CH2 ट्वाइस NH, ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। फिर टर्सरी देखो, टर्सरी कौन सी? ये वाली। तो C2H5 थराइस नाइट्रोजन, ये इससे ज़्यादा कम बेसिक। फिर सबसे कम बेसिक हो जाएगी कौन? C2H5 NH2 प्राइमरी, हेंस द आंसर। चलिए भाई 27th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज अल्टरनेटिंग करंट यूज इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट इन मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अब आप मान लो ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है और यहाँ पर मैं डायरेक्ट करंट लगा दूं DC। अब DC में आपको क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी। अब जो बैटरी होती है बच्चे, उस बैटरी के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर क्या भी प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्या पता कि यहाँ पर बैटरी लगाने से उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कर ले? रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। इसलिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? ऑल्टरनेटिंग करंट की। B पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं बच्चे? B पे। डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको एक गैल्वेनिक सेल बनानी है जिसमें ये वाली रिएक्शन होती है। चलो फिर बनाएं। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है। क्या है? मैग्नीशियम प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव गोज टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर 2 प्लस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से, मैग्नीशियम को डुबोया गया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में और ये बना रहा है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में कॉपर। तो पहले इसकी हाफ रिएक्शन लिख लो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Mg गोज टू Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चे? कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बना रहा है? कॉपर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऑक्सीडेशन होता है नोड पे, तो नोड पे ये रिएक्शन होगी। रिडक्शन होता है कहाँ पर?
कैथोड पे, तो कैथोड पे रिएक्शन होगी। अब जोड़ो दोनों को, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो ये आ गई हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन MgCu2 प्लस गोज टू Mg2 प्लस प्लस में क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, तो अब इसको ना डिपिक्ट करते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेना है आपको। ठीक है, ये वायर के साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ, आपको कॉपर के साथ। किसके साथ कनेक्ट करना, कॉपर के साथ। ये कौन है, मैग्नीशियम, और इसमें सोल्यूशन कौन सा लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट का। और ये क्या है, कॉपर, यहाँ सोल्यूशन कौन सा लेना है, कॉपर सल्फेट का। तो मैग्नीशियम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो और Mg2 प्लस कहाँ पर आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर। यहाँ जो पड़ा हुआ कॉपर 2 प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये चिपक जाएगा, और यहाँ लगा देंगे हम सोल्ट का ब्रिज। ठीक है ना। चलो फिर सी पे आते हैं, इसके कौन से पार्ट पे आते हैं, सी के 27वें के सी पार्ट पे आ गए भाई हम लोग। विच इज कैप एम नोट HCl दे रखा है, मोर देन, विच नहीं है सॉरी वाई है भाई यहाँ पर, CH3COH। क्या आपको बताना है कि जो कंडक्टेंस है इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, ऐसा क्यों है, क्यों भाई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आसानी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे इसमें ज़्यादा, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा हो जाएगी। 28 पे आते हैं, कहाँ आते हैं 28 पे। लेट अस सी क्या कह रहा है 28। पेज को कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से। चलिए भाई जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, सर्दी ज़्यादा हो गई है। सूर्य देवता तो भाई 10 दिन से 12 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी सर्दी लग रही है, शायद रजाई में छुप गया कहीं पे जाकर। हम लेकिन रजाई में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पेपर अब आने वाले 1 महीने के अंदर आ रहे हैं, तो हमने रजाई को त्याग दिया है। जैसे हम 28 के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पहले तो ये देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, CH3 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 यहाँ पर Br है, कार्बन CH3 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 यहाँ पर क्या है, आयोडीन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले ना लीविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, कार्बोकेटाइन बनते हैं। C प्लस आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर भी C प्लस आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर भी टर्सरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर भी कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है। ठीक, अब सर यदि दोनों कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्शन ज़्यादा कौन से फास्ट होगा, तो ये ज़्यादा फास्ट करेगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो CI बॉन्ड होता है ये वीक होता है। CI बॉन्ड क्या होता है, वीक। दूसरा जो I नेगेटिव होता है ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है, दिस इज बेटर लीविंग ग्रुप, मतलब ये आसानी से बाहर भाग जाता है। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं भाई, 28 के बी पार्ट पे। समझिए आप लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे तब तक। 28 का आ गया है बी पार्ट। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरा पे नाइट्रो है, क्लोरोबेंजीन है, पैरा पे नाइट्रो है, क्लोरोबेंजीन है। इज हीटेड विद एक्वस NaOH। NaOH के साथ इसको क्या किया जाता है, हीट 443 केल्विन पे, फ्लोड बाय एसिडिफिकेशन, और बाद में इसमें एसिड। तो बोलो डोज प्रोसेस नहीं लग रहा आपको ये, जैसे डोज प्रोसेस होता था, लेकिन डोज प्रोसेस पे तो सर हाई प्रेशर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर होता था, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर कम है। लेकिन आप याद करो ना, डोज प्रोसेस में पढ़ा हुआ है कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, यदि क्या लगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो जो ड्रेस्टिक कंडीशन होती है वो इतनी ज़्यादा ड्रेस्टिक लेने की जरूरत नहीं है यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो यहाँ पर डोज प्रोसेस कर दो बस। आप यहाँ पर नाइट्रो को छेड़ना नहीं है आपको, और क्लोरीन को छोड़ना नहीं है आपको, और यहाँ आ जाएगा OH। हेंस द आंसर। सी पे आते हैं 28 के, कहाँ पर आते हैं बच्चे, सी पे। वाई डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल को ले लेते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, यहाँ पर है 2 पे ओल, यहाँ पर है H। देखो है तो ये डेक्स्ट्रो वो कायरल कार्बन, देखो बीच वाला कैसा कायरन है, कायरल कार्बन। लेकिन इसके 2 आइसोमर होंगे बच्चे, यहाँ पर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और लीवो रोटेटरी होगा। उनको सेपरेट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुश्किल क्यों है। देखिए यदि आपको इसका क्वेश्चन नहीं भी आता आंसर तो भी बना सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे। यदि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से उनको सेपरेट कर सकते हो। अब इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लगभग एक जैसा ही होगा। क्या होगा, लगभग एक जैसा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत 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 कम होगा, इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं बाय फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। चलिए भाई 29th, रिसर्च इन एक्सट्रैक्शन एंड यूसेज ऑफ रेयर एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है ये, क्या नहीं कहना चाहते हैं। हालांकि इंग्लिश की तरह नहीं है, कहीं सोचो इस पैराग्राफ में से आंसर मिलेंगे आपको, कई आंसर मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। Due to poor focus on the research related to the extraction of 20 strategic metals that include 17 rare earth metals along with nickel, cobalt and lithium, India has reported to no significant advancement in this vital domain। कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मेटल होती है, जो देश की अर्थव्यवस्था में हमें ज़्यादा भागीदारी देती हैं, उन मेटल को धरती में से बाहर निकालने में जो इंडिया है ना, वो पिछड़ रहा है काफ़ी देशों के कंपैरिजन में। ठीक है, कितनी स्ट्रेटेजिक मेटल दी है इन्होंने, टोटल यहाँ पर 20 स्ट्रेटेजिक मेटल दी हैं, जिनके अंदर रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, एलिमेंट भी हैं जो मुश्किल से पाए जाते हैं, और निकल, कोबाल्ट और लिथियम वगैरह भी हो सकती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएसए हैव फॉर्म्ड एमएसपी हु would focus upon creating a supply chains of mining cobalt, nickel, lithium and 17 rare earth elements through mining, extraction and usage of these elements to involve an alternative to China, which has created huge processing infrastructure in rare earth minerals and has acquired mines in Africa। कहता है कि अब ये जो माइनिंग है, मतलब इन तरह के एलिमेंट को बाहर निकालने में जो स्ट्रेटेजिक मेटल है, जो अमेरिका है वो स्टेप ले रहा है अपने देशों के साथ, जो अमेरिका के अंदर या उसके साथ मिले हैं, कौन सी मेटल को बाहर निकालने के लिए, कोबाल्ट, निकल और लिथियम पर वो जोर लगा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जोर पहले ही कौन लगा चुका है, चाइना, जिसने बहुत सारी माइनिंग कर ली है, बहुत सारी खदानें खोद ली हैं, इवन कहाँ पर भी, अफ्रीका के अंदर भी। कोबाल्ट, निकल, लिथियम आर एसेंशियल मटेरियल फॉर मेकिंग द बैटरीज यूज्ड इन हाइब्रिड व्हीकल। ये जो मेटल है कोबाल्ट, निकल, लिथियम वगैरह, इनका यूज किया जाता है बैटरी के अंदर। जो आजकल आप बोल रहे हो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो उनके अंदर ज़्यादातर इन्हीं का यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी आपने सुना होगा, ठीक है। Rare earth elements are an essential components of more than 200 consumer products, including mobile phones, computer hard drives, electric and hybrid vehicles, semiconductors, flat screen TVs, monitors, and high-end electronics like space and weapon technologies. The 17 rare earth elements, along with copper, lithium, nickel, with metals, are part of crucial catalysis, detection, and separation processes involved। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं या 20 स्ट्रेटेजिक मेटल, इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कंप्यूटर बनाने में, 200 तरह के प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है इनका। ये मोबाइल फ़ोन बनाने में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में, हाइब्रिड व्हीकल बनाने में, टीवी मॉनिटर बनाने में, ठीक। तो इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है ये एलिमेंट्स, लेकिन इंडिया खोज नहीं कर रहा है इन पे, या तो पैसा ज़्यादा लगता है, वो तो चलो अलग बात है, देखते हैं आगे। Material science and metallurgy are branches of applied sciences are relevant today due to alternate and renewable energy development. Extraction of rare earth elements is neglected because extraction of these metals is a complicated and a costly process, but it is essential for India to start the research in this field। तो ये कह रहे हैं चलो भाई मिनरल ये जो हम निकाल रहे हैं, इनको माइनिंग करने हैं, जो साइंस इसमें यूज की जाती है इनको बाहर निकालने में धरती में से, वो साइंस कहलाती है मेटलर्जी या मटेरियल साइंस, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को, या बहुत सारे देश इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो खोदते नहीं है, धरती को खोद कर अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि या तो उनके लिए वो कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर, या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब उनको सेपरेट करना, प्योर करना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, उसके लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर बनाने पड़ेंगे उनको। तो इंडिया भी इसमें लैगिंग कर रहा है, पीछे रह रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर इंडिया टू स्टार्ट द रिसर्च इन दिस फील्ड, कि भाई भारत को इस फील्ड में भी रिसर्च करनी चाहिए यदि भारत को आगे चलकर ये जो बड़े देश हैं इनकी टक्कर में आना है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे पास कि क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने यहाँ से, ठीक है। लेट अस सी। क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं हो सकता यहाँ पर, पैराग्राफ से मैं पहले बता दूं, हम लोग इंग्लिश नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 29 का फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। आपको पता होगा कि जो हम ये जो समुद्र है इनको नीचे से पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल नहीं निकलता बच्चे, क्या निकलता है, पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम को प्योरीफाई करके क्या बनाया जाता है, पेट्रोल वगैरह या अदर जो फ्यूल्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम है उसको प्योरीफाई करने में या क्रैकिंग करने में उसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो यहाँ पर मैं आंसर देना चाहूँगा, वहाँ पर मिक्स्ड ऑक्साइड्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, मिक्स ऑक्साइड और फॉस्फेट यूज होते हैं वहाँ पर, मिक्स ऑक्साइड या फिर फॉस्फेट।
या फिर इनको जियोलाइट्स भी बोलते हैं भाई, ये कैटालिस्ट हैं भाई, आप रट लीजिए इनको, क्या है, जियोलाइट्स। ZSM5 इस तरह के कैटालिस्ट यूज होते हैं, क्या करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर पेट्रोलियम क्रैकिंग में। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल लेंथेनाइम ऑक्साइड्स, लेंथेनॉइड ऑक्साइड की, जो लेंथेनॉइड्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका टीवी स्क्रीन में क्या यूज होता है, टीवी स्क्रीन में क्या यूज, आप पहले देखो ना टीवी इस तरह के होते थे, यहाँ से एक ट्यूब निकलती थी, यहाँ से कलर आकर स्क्रीन पे पड़ते और हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथेनम के ऑक्साइड्स होते हैं वो फ्लोरोसेंट होते हैं मटेरियल, कैसे मटेरियल होते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन से होते हैं, जिनको जब एनर्जी मिलती है तो वो ना कलर्ड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कलर्ड लाइट। तो जो लेंथेनम के ऑक्साइड होते हैं वो कलर्ड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनका यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, लेंथेनम ऑक्साइड्स का। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मिस मेटल, जो मिस मेटल होती है हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब वो किस किस से मिलकर बनती है। तो मैं बता दूं आपको, जो मिस मेटल होती है हमारे पास उसके अंदर लेंथेनॉइड्स होते हैं भाई, कौन होते हैं उसके अंदर, लेंथेनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनॉइड्स के साथ थोड़ा बहुत होता है आयरन, थोड़ा बहुत कौन होता है लेंथेनॉइड्स के साथ, आयरन। इनके बाद बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ परसेंट सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, या एल्यूमिनियम हो सकता है। यहाँ पर क्लियर है भाई कहानी यहाँ पर, हाँ जी, यस और नो, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स लगभग 95% के आसपास होता है, आयरन लगभग 4.5% के आसपास, और बचा हुआ ये जुगाड़ है, ठीक है बच्चे। सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग, मिस मेटल क्या हो गई है, फिर एलोय हो गई है, क्या हो गई हमारे पास, एलोय, सी पार्ट। व्हाट इज द रेंज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड के रिडक्शन पोटेंशियल की रेंज क्या होती है। ऑन एन एवरेज लेंथेनॉइड्स का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस का 2.36 वोल्ट, लेकिन रेंज पूछी गई है यहाँ पर तो हम रेंज बता देते हैं। ये लो देखो, ये 3 है ना, 3 इससे नीचे आ जाओ -2.2, 3 है ना इससे ऊपर आ जाओ -2.4, तो इनके बीच की रेंज होती है इनके रिडक्शन पोटेंशियल की। भाई रट्टा लगाने के क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हम लोग। व्हाई डू लेंथेनॉइड्स रिजेंबल विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ उनकी प्रॉपर्टी मैच क्यों करती है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं बच्चे, उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वो भी लगभग इसी रेंज का होता है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल भी इसी रेंज का होता है। अब यदि रिडक्शन पोटेंशियल उनका सेम है इन्हीं के जैसा, तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी इनसे क्या करेंगी, मैच करेंगी। तो चलिए भाई प्रोसीड करते हैं 30th क्वेश्चन पे। राजेश हैज इन्वेस्टिगेटेड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन एट इज दिस टेम्परेचर एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर रिकॉर्डेड इन द फ्लोइंग टेबल। तो राजेश ने ये कुछ डेटा लिया है यहाँ पर कहीं से, देखो यहाँ पर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देखो यहाँ पर तो 1.00, यहाँ पर 1000 हो गई, यहाँ पर 0.100 है तो यहाँ पर 100 हो गई, यहाँ पर 0.010 है तो यहाँ पर 10 हो गई है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी देखिए ये है, इस कंसंट्रेशन पे ये है, इस कंसंट्रेशन पे ये है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। देखो मोलर कंडक्टेंस थोड़ी बहुत ये लग रहा है कि घट रही है हमारे पास, देखो 111.3 था, यहाँ पर इंटू में 10 की पावर -4 आ गया तो कम हो गई है, ठीक है। तो ये तो टेबल दे रखी है, इसमें अब क्वेश्चन पूछते हैं भाई आपसे कि राजेश आपने हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। तो पहला देख रहे हैं, हाउ डज कंडक्टिविटी वेरीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड व्हाई। कंसंट्रेशन यदि डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी कैसे वेरी कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो कंडक्टिविटी होती है कप्पा, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक। तो यदि आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज, हैंस जो कप्पा है यानी कि जो कंडक्टिविटी वो भी इंक्रीज करेगी। तो आप लिखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बिकॉज on decreasing concentration number of ions per unit volume decreases, hence कप्पा decreases, ठीक है, अच्छी बात है। बी पे आते हैं, कौन से पार्ट पे आते हैं, बी पे। हाउ डज कैप एम वेरीज विद कंसंट्रेशन इन केस ऑफ KCl, जो मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, इन केस ऑफ KCl के केस में वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वैरी करेगी, किसके साथ है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से वैरी करती है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर आप देखो KCl की ही दे रखी है ना इस बंदे ने, और मोलर कंडक्टेंस पूछा गया, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं। तो चेक करो कंसंट्रेशन, यहाँ से आप यहाँ आओगे तो बढ़ रही है, देखो 0.100 से यहाँ कितनी हो गई है, 100 हो गई है, कितनी हो गई है, 100। बट मोलर कंडक्टेंस क्या हो गई है, घट गई है, तो डिक्रीज, क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज। तो आप लिखेंगे कैप एम डिक्रीज विद कॉन्सेंट्रेशन। वाई, क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मोबिलिटी है बच्चे, मोबिलिटी मतलब जो स्पेस है उनके लिए ट्रैवल करने का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब स्पेस कम हो जाने से वहां पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन के साथ KCl की डिक्रीज कर जाती है। सी पे आते हैं, विच विल हैव हायर कैपएम नोट, किसकी कैपएम नोट ज्यादा होगी, KCl की या फिर HCl की। अब आपको मैं बता दूं, ये भी सोल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब नंबर ऑफ आयंस तो इक्वल होंगे दोनों में, यदि ये भी 1 मोलर ले रखा है, यदि ये भी 1 मोलर ले रखा है, तो नंबर ऑफ आयंस तो इक्वल होंगे। देखो एक प्लस आयन इसमें, एक माइनस आयन इसमें, एक प्लस आयन इसमें, तो नंबर ऑफ आयंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है साइज ऑफ आयन का, साइज ऑफ आयन का। तो यहाँ से कौन सा आयन निकलेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ से कौन सा आयन निकलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब एनायन का साइज तो है सेम, एनायन का साइज क्या है यहाँ पर, सेम, बट कैटायन में H प्लस आयन का साइज छोटा है, H प्लस आयन का साइज छोटा है। तो जिसका साइज छोटा होता है उसकी जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा। जैसे भाई, जैसे समझो, मान लीजिए आप भीड़ भाड़ वाले मंदिर में पूजा करने जाते हो, और आपको पता है कि ना जो ये होते हैं ना व्हीकल्स, उनका ना पार्किंग होती है दूरी, मतलब जाम लग जाता है रोड पे। तो जो बाइक होती है ना, वो बाइक तो बीचों बीच निकल जाती है, थोड़ा सा भी रास्ता मिलेगा तो बाइक तो बीच में से आसानी से निकल जाएगी। लेकिन यदि आप बड़ी गाड़ी लेकर गए तो वहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से छोटा आयन है वो आसानी से कंडक्टेंस शो कर देगा। ठीक है, चलिए फिर, वाई कैन नॉट वी ऑब्टेन कैप एम ऑफ CH3COH। जो CH3COOH है बच्चे, इसकी हम कैप एम नोट क्यों नहीं पता कर सकते, क्योंकि CH3COH एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। और वीक एसिड डिसोशिएट नहीं होता आसानी से, उसको डिसोशिएट करने के लिए हमें डाइल्यूशन करना पड़ेगा, और डाइल्यूशन के लिए हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचना पड़ेगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपको जो ये ग्राफ बनाते हो ना, ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। तो हमें इस ग्राफ को ना एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा, फिर पीछे जाकर वो दूर तक लेकर जाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए हम CH3COH की कंडक्टेंस ऐसे हम ग्राफ से एक्स्ट्रा प्लोटेशन से नहीं कर सकते, मतलब जो एक्स्ट्रापोलेशन है ना, एक्स्ट्रा ग्राफ बनाकर नहीं कर सकते। लेकिन इसको पता कैसे करोगे फिर, नेम द लॉ बाय विच इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड। तो वो है कोहलरास लॉ। कौन सा लॉ है बच्चे, कोहलरास लॉ से हम उसकी CH3COH की कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कौन से लॉ से, कोहलरोस लॉ से। तो ये आ गया है 31st क्वेश्चन। चलिए भाई 31st, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव 2,4-DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये लो भाई, पहले बनाओगे आप बेंजल्डिहाइड, ये आ गया है बेंजल्डिहाइड। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनाना है आपको इसके साथ में, ये लो। तो NH2 लगा दो, पहले तो ये हो गया है NH2 फिनाइल हाइड्रोजन, 2 पे NO2 लगा दो, 3 4 पे NO2 लगा दो, तो हो गया 2,4-डाइनाइट्रो। अब इसका ना डेरिवेटिव बनाना, तो यहाँ से ना वाटर लॉस करवा दो। अब भाई यहाँ से क्या लॉस करवा दोगे, वाटर, और इन दोनों को ना जोड़ कर लिख दीजिए, तो रिंग रहेगी एज इट इज CH। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और किसके साथ, N के साथ, N, फिर आ जाएगा NH, नीचे आ जाएगी फिर से रिंग एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा NO2, यहाँ पर आ जाएगा NO2। तो ये आंसर आ गया है। ठीक है, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। चलो भाई कंप्लीट कर लेते हैं इनको भी। CH2CH3 है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, KMNO4 और KOH दे रखा है। तो इसका काम है ऑक्सीडेशन करना है, तो इस ग्रुप को उड़ा दो भाई, इस ग्रुप को उड़ा दोगे तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड आंसर आ जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर बच्चे, बेंजोइक एसिड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तीसरे पे आते हैं हम लोग। ये है बेंजीन हमारे पास, दिस इज बेंजीन। यहाँ पर है बेंजीन COCl, इसके साथ रिएक्शन करनी है, C6H5 मतलब बेंजीन। तो यहाँ से H बच्चे, यहाँ से बेंजीन की HCl बाहर हो जाएगी यहाँ से, तो क्या आंसर आ जाएगा, वहाँ पर रिंग रहेगी एज इट इज, देन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेंजीन एक और ऐसे लग जाएगा। ठीक है ना,
ये 31 का कौन सा आंसर है? बी। चलिए कौन से आंसर पे चलते हैं? सी पे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास COOH और फिनोल होती है हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। मैंने कहा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए पहले आपको क्या हटा देना? H। यहाँ से भी H हटा दो, यहाँ से भी क्या हटा दोगे? H। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? O नेगेटिव फिनोक्साइड आयन। अब जो आयन स्टेबल है वही ज़्यादा एसिडिक है। तो देखते हैं कौन स्टेबल है। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में गया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर ये यहाँ पर ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? देखिए डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, तो क्या बनेगा? चेक करिए, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ जाइए फिर इसको तोड़िए तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। तो इसकी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है ये, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये ऊपर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, फिर इसको वापस बुलाओ और इसको वापस यहाँ ले जाओ तो क्या आएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। अब की बार ना इसको ऊपर बुलाओ, रिंग में से रेजोनेंस करवाओ, देखो रिंग में से तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव O नेगेटिव। अब देखो ना, अब सर इसमें भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें भी, तो फिर स्टेबल कौन सा है? ये वाला स्टेबल है भाई, ये वाला। क्यों? क्योंकि ना इसमें नेगेटिव चार्ज देखो किस किस के ऊपर है? देखो ऑक्सीजन के ऊपर, 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 और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? कार्बन के ऊपर। मतलब यहाँ पर इस केस में ये हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। किस पे है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि कार्बन पे। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज किसके पास जाकर खुश रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाकर खुश होगा। जैसे आप सोचो नेगेटिव चार्ज सोडियम के ऊपर लगा दूं मैं तो आपको लग रहा है अच्छा ना, और पॉजिटिव चार्ज मैं फ्लोरीन पे लगा दूं, आपको लग रहा है अच्छा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना, हाँ ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर सिस्टम उल्टा हो रहा है। ऑक्सीजन पे तो है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्टेबल है किससे? फिनोल से। कर लेंगे भाई यहाँ पर? हाँ जी सर कर लेंगे। चलिए 31वें के और पे चलते हैं भाई। यहाँ पर कहाँ पर चलते हैं? 31वें के और पे। चलो फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए पे, A compound A with molecular formula C4H8O2, C4H8O2 ये कंपाउंड A है, इसका मोलिकुलर फॉर्म वाज हाइड्रोलाइज्ड विद H2SO4, इसके अंदर H+ डाला गया टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B। बाकी B है जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और C जो है वो क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। C ऑन डिहाइड्रेशन। अब अल्कोहल में जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, मतलब इसकी डिहाइड्रेशन करवाओगे, ये इथीन देता है आपको। क्या देता है? इथीन। फाइंड ABCD। तो बताओ ये भैया डी एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है या नहीं है? कौन सी रिएक्शन है? डी एस्ट्रीफिकेशन। तो इसका मतलब ये ए कौन है? एस्टर है। तो C4H8O2 का एस्टर बनाओ तो CH3 COO CH2, कार्बन 4 है ना, तो CH3, 3 और 2 5 और 3 8 आ गया। तो बताओ, अब देखो ना, अल्कोहल से इथीन बन रहा है तो इसका मतलब इस अल्कोहल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो इथेनॉल बनेगा। तो क्या बनेगा? इथेनॉल, ठीक है। अब इसका मतलब 2 कार्बन इथेनॉल में आ गए तो 2 कार्बन किस में आ जाएंगे? इथेनोइक एसिड में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3COOH। अब इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाओगे आप, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, तो यहाँ पर बोलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा नहीं बनेगा। और डिहाइड्रेशन करवाता कौन है? कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये हो गया है सॉल्ट, ठीक है। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं, 31वें के बी पार्ट पे। यहाँ आ गए भाई हम। यहाँ पर हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल टू द फ्लोइंग। इथेनल दे रखे हैं आपको, इथेनल मतलब CH3CHO, इसको बनाना है इथेनॉल, CH3CH2OH। क्या बनाना है? इथेनल का इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? इथेनॉल। तो भाई यहाँ पर रिडक्शन करवा देंगे आप। क्या करवा देंगे बच्चे? रिडक्शन। LiLH4 डाल दीजिए, रिडक्शन से आंसर आ जाएगा। इथेनॉल से इथेनॉल, इथेन बनाना है।
तो इथेनॉल से इथेन बनाना, तो इथेनॉल का पहले तो इथेनॉल बना दो, ये लो भाई CH3CH2OH, क्या कर दोगे रिडक्शन, आ गया इथेनॉल। अब इथेनॉल की डिहाइड्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, मतलब पानी का रिमूवल कर दो, तो आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें निकल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा इथेन, क्या आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर इथेन, हेंसोल्ड, और इस तरह से क्या हो जाएगा सोल्ड हो जाएगा, सोल, ठीक है। चलिए 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ इतने किलोग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट का मास दे रखा है हमें 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम में, डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन। तो सोलवेंट का मास दे रखा है हमें 1 किलोग्राम, कौन है ये सोलवेंट, बेंजीन है। सारी चीजें लिखते चलो बस साथ में। हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.69 केल्विन, तो डेल्टा TF दे रखा है 0.69 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब M2 निकालना है आपको, क्या निकालना है M2। KF आपको दे रखा है बेंजीन का, क्या दे रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत। तो चलिए फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू में M। सर वेंटो फैक्टर आई क्यों नहीं लिया आपने, यहाँ पर आई क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ये क्या दे रखा है बच्चे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा आसानी से, वो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो केस आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो फिर इसको ना सोल्व कर लेते हैं हम यहीं पर आसानी से, बिल्कुल बीच में रख के पेज को, लेट अस सोल्व। तो डेल्टा TF दे रखा है बच्चे यहाँ पर 0.69, KF दे रखा है बच्चे यहाँ पर 5.12। अब मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बच्चे, इतना, बट यहाँ पर जो गिवन मास है वो किलोग्राम में दे रखा है, आपको ग्राम में लेना पड़ेगा। तो किलोग्राम के ग्राम बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 1000 से। तो 2 गुणा 10⁻⁻² की 1000, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो एक तो 210 ग्राम आ गया यहाँ पर। कितने ग्राम आ गया, 210 ग्राम। सोच लो भाई यहाँ से मेरे से कुछ गड़बड़ हो सकती है 210 ग्राम क्या, अरे 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 20 ग्राम आएगा भाई, 20 ग्राम, क्या आएगा 20 ग्राम, समझे ना, यस और नो, समझे या नहीं समझे, यस और नो, है ना, 20 ग्राम आ गया। 2 गुणा 10⁻⁻² की भाई किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के तो 20 ग्राम आ गया। तो गिवन मास कितना आ गया, 20 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास, वही तो हमें निकालना है सर। इनटू में मास ऑफ सोलवेंट होता है वो 1 किलोग्राम दे रखा, तो 1 किलोग्राम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए भैया M2 की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर M2 की वैल्यू आ जाएगी 5.12 गुणा में 20 डिवाइड बाई 0.69, डेसिमल से डेसिमल काट दोगे तो 512 इंटू में 20 डिवाइड बाई 69, 69 को लगी यदि मैं लगभग 70 लिख दूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो सोल्व कर लोगे अब तो, हाँ जी सर कर ही लेंगे अब तो। चलिए 32वें के बी पार्ट पे चलते हैं, ये आ गया बी पार्ट 32वें का, ठीक है, बी पार्ट ऑफ 32nd क्वेश्चन। Why does vapor pressure of solution decreases when non-volatile solute is added to it? तो मान लो ये सोलवेंट है, जिस सोलवेंट है इसका वेपर प्रेशर है, मान लेते हैं कि 20 atm है, एक बार के लिए मान लिया हमने। क्यों है 20 atm, क्योंकि उड़कर ऊपर जा रहा है इसलिए 20 atm। अब इसमें ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, सॉरी हाँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है बच्चे, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है कम, मतलब जो कहता है कि ना मैं उड़ूंगा, ना मैं उड़ूंगा और ना उड़ने दूंगा, और ना उड़ने दूंगा, वो होता है सोलन। तो अब ये करेगा क्या, मान लीजिए 20 atm वेपर प्रेशर किसका है, ए का, ए लगा हुआ है यहाँ पर, ए ए ए ए ए ए। अब ए उड़कर आसानी से बाहर जा रहा था, लेकिन हमने नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इसमें बी, तो बी डाल दिया अंदर, क्या डाल दिया बी। अब बी क्या करेगा, इसको ए को पकड़ लेगा, ए के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब यदि ये उड़ना चाहेगा तो ये उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो गई है, बी के साथ। तो आप क्या बोलेंगे कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है इट अट्रैक्ट्स, ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट्स कर लेता है किसको, लिक्विड को या सोल्यूशन को, टू इटसेल्फ, हेंस इट डज नॉट लेट दिस सोलवेंट टू इवेपोरेट, और उसको उड़ने नहीं देता, हेंस इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सी पार्ट पे आ जाते हैं 32वें के।
व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, वो क्या कहलाती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। भाई आपने सोल्यूट कितना डाल रखा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएंगे? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए भाई 32वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब 32वें के और पे चलते हैं। और वाले हमसे क्या करें, ये रहा ए, और का ए पार्ट आ गया 32वें क्वेश्चन का। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? 0.1 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास दे रखा है M2 आपको 329 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 100 ग्राम। KB ऑफ वाटर दे रखा है आपको 0.52। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है TB नोट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 373.15 केल्विन, 373 है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए भाई आपको डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा पहले। तो डेल्टा टी भी क्या होता है? KB इंटू में M। सर यहाँ पे आपने वेंटो फैक्टर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बच्चे? क्योंकि यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, मतलब ना ये टूटेगा ना ये जुड़ेगा, ना ये एसोसिएट होगा ना ये डिसोसिएट होगा। तो ऐसे केसेस जहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता वहाँ पर आपको नहीं लेना होता आई। तो डेल्टा टी भी आपको निकालना है। तो KB की वैल्यू है 0.52, मोलैलिटी होती है गिवन मास 0.1 डिवाइड बाय मोलर मास 329 इंटू में मास ऑफ सोलवेंट कितना है? 100 ग्राम, लेकिन किलोग्राम में लेना तो ऊपर 1000 चला जाएगा। ठीक है, बस यही तो हो गया भाई, और तो कुछ रहा ही नहीं। तो बोलो, एक जीरो यहाँ से, 2 डेसिमल यहाँ से, 1 डेसिमल यहाँ से, तो 1000 तो इन डेसिमल से ही कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 52 डिवाइड बाई 329 इंटू में बच गया 100। ठीक, 52, 329 को लिख दूँ मैं यदि 330 इंटू में 100। ठीक है, तो 1000 की डेसिमल लगा दो 0.052 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 33। इसको भाग दे लेना भाई, ये ना डेल्टा टी भी आ जाएगा, और इसको पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसमें जोड़ देना, तो नया बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये कर लेना आप लोग आगे की कहानी। इसके बी पार्ट पे चलते हैं। व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस? पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी का ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। हिल स्टेशन पे पाइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? मतलब पानी 95 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है, जो 100 से भी कम है हिल स्टेशन पे। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप पहाड़ों पे जाते हो ऊपर, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पर कम हो जाता है, वहाँ पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों क्यों सर क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। पहाड़ों पे यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो इसका मतलब वो टेम्परेचर भी कम होगा, आसानी से अटेन हो जाएगा, तो इसलिए पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। कहाँ पर? पहाड़ों पे। चलिए सी पे आते हैं। व्हाट हैपन्स टू KB व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डबल्ड? अब डेल्टा टी भी होता है बच्चे KB इंटू में M। क्या होता है? KB इंटू में M। तो KB आता है हमारे पास डेल्टा TB इंटू में M, डेल्टा TB इंटू में M। तो यदि मोलैलिटी डबल कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा बच्चे, डेल्टा TB भी तो आधा हो जाएगा। तो देखो मोलैलिटी डबल कर दी है आप लोगों ने, ठीक, मोलैलिटी को कर दो 2, ये हो गया है आधा, तो इसका मतलब KB पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन KB। ठीक है, तो KB क्या रहेगा बच्चे? अनचेंज्ड रहेगा। क्या रहेगा ये? अनचेंज्ड। ठीक है, चलते हैं 33rd क्वेश्चन पे। चलिए भाई 33वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो अटेम्प्ट एनी 5, लेकिन हमें तो सारे ही करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन आता है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या फ़र्क होता है? किसमें? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। एक्चुअली जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च की 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है,
एक स्ट्रक्चर होती है अमाइलोज स्ट्रक्चर उसकी, एक होती है अमाइलोपेक्टिन। क्या होती है? अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। अब क्या फ़र्क है इन दोनों में? जो एक्चुअली में अमाइलोज में क्या होता है कि ग्लूकोज 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 की यूनिट स्ट्रेट चेन में जुड़ी होती है, ऐसे स्ट्रेट चेन में। बट यदि यही ग्लूकोज 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 की यूनिट ब्रांच्ड चेन में जुड़ जाती हैं, इस तरह से ब्रांचिंग कर लेती हैं, तो वो बना लेती हैं अमाइलोपेक्टिन। तो यदि स्ट्रेट चेन स्टार्च है तो अमाइलोज है, यदि ब्रांच चेन स्टार्च है तो क्या है? अमाइलोपेक्टिन है। अल्फा ग्लूकोज होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज होती है यहाँ पर। और इसके अंदर जो कार्बन नंबर इंक्लूड होते हैं ग्लूकोज के जो लिंकेज में, वो होते हैं C1 और C4। लेकिन यहाँ जो इंक्लूड होते हैं वो C1 C4 के साथ साथ यहाँ पर C1 C6 लिंकेज भी होती है, ऐसे C1 C6 और ऐसे C1 C4। तो ये डिफरेंस है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 33rd के बी पे। वाई आर ग्लोबुलर प्रोटीन सोल्यूबल इन वाटर, वाई आर फाइब्रस प्रोटीन आर इनसोल्यूबल? क्यों? क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी गोल गोल कि उनके जो ये पोलर ग्रुप होते हैं, उनके अंदर जो पोलर ग्रुप मतलब जो पानी में सोल्यूबल ग्रुप होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। किन की बात कर रहा हूँ मैं? फाइब्रस की, फाइब्रस की। बट ग्लोबुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो उनके पोलर ग्रुप होते हैं, लाइक CONH ग्रुप होते हैं या CONH ग्रुप होते हैं, वो कहाँ पर आ जाते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसलिए वो पानी के अंदर, देखिए दोबारा बता रहा हूँ मैं पेज थोड़ा सा स्किप हो गया। फाइब्रस प्रोटीन में जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं लाइक CONH, जो इन पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, वो अंदर की तरफ होते हैं। बट ग्लोबुलर प्रोटीन में वो जो CO और NH ग्रुप है वो कहाँ चले जाते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पर? आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिससे वो पानी के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल। तो ग्लोबुलर सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि उनके पोलर ग्रुप आउटसाइड होते हैं। फाइब्रस इनसोल्यूबल क्यों है? क्योंकि उनके पोलर ग्रुप क्या होते हैं? इनसाइड, मतलब स्ट्रक्चर उनकी अंदर की तरफ होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। गिव वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। हमारे पास है अल्फा ग्लूकोज एंड क्या है? बीटा ग्लूकोज में एक डिफरेंस आपको देना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा ग्लूकोज की। एक बार यहाँ पर आप ऐसे रिंग बना लेंगे कुछ इस तरह से, ये बीटा की भी बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनेंगे हमारे पास? ये पहले तो ऐसे कर लो, मैं बिल्कुल आसानी से करवाऊंगा आपको। पहले हम बीटा बनाएंगे, तो बीटा O ऊपर है तो OH, फिर नीचे OH, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर CH2OH ऊपर, तो H H H H H, यह है बीटा। अब अल्फा, OH को ना सारी चीजें ऊपर नीचे, बस इस कार्बन पे ना OH नीचे कर दो, OH H, बाकी सारी चीज एज इट इज, OH H OH H H OH CH2OH H। तो क्या डिफरेंस हुआ कि इनका जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। किसका फर्क है? कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। इसके कार्बन 1 पे OH नीचे, इसके कार्बन नंबर 1 पे OH कहां पर है? ऊपर है। चलिए, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच स्टेबलाइजेज अल्फा हेलिक्स इन प्रोटीन। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इस तरह से भाई प्रोटीन के अंदर, इनके अंदर C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में बॉन्डिंग होती है, एंड दिस बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। चलो, नेम प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। कि जो हमारे पास लैक्टोज होती है उसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या प्रोडक्ट? ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड, जो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, और वो यूनिट है गैलेक्टोज प्लस में ग्लूकोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज भी बीटा होनी चाहिए और ग्लूकोज भी क्या होनी चाहिए? बीटा। तो इसके जो हाइड्रोलिसिस के हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वो कौन कौन आएंगे? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्लियर है? चलिए एफ पे चलते हैं। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च? कि जो हमारे पास स्टार्च होती है उसका मोनोमर क्या है? इसका मतलब है कि स्टार्च किससे मिलकर बनी होती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारे पास कि स्टार्च मिलकर बनी होती है ग्लूकोज 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 से, और 2 तरह की स्ट्रक्चर थी उसकी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये किससे मिलकर बनी होती है मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज, ये मिलकर बनी होती है अल्फा डी ग्लूकोज से। तो इसका जो मोनोमर है वो कौन आ गया है? अल्फा डी ग्लूकोज आ गया है। ठीक, चलो फिर, वाई इज सेल्यूलोज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी? हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होती?
देखिए सेलुलोज होती है जनरली जो घास फूस होते हैं, जैसे आपके घर पे यदि ये गाय भैंस है ना, तो वो जो घास फूस खाती है उसमें सेलुलोज होती है। लेकिन हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, सेलुलेज एंजाइम। वो सेलुलेज एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, इसलिए सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वाई इज इट रिक्वायर्ड? सेलुलोज की जरूरत क्यों होती है भाई? सेलुलोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। लेकिन हमारे लिए सेलुलोज जैसे हमारे कपड़े हैं उनमें होती है, या फिर जो शेल्टर छत लगाते हैं हम लकड़ी की, या उनमें अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होती है। तो ये था भाई हमारे पास सैंपल प्रैक्टिस पेपर 3 जो हम क्या कर चुके हैं, अब सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक, हम टोटल 15 के आसपास यहाँ पर सैंपल पेपर सोल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर। तो आपको रेगुलरली विजिट करना है जटैन क्लासेस को, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम बच्चे इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ जो होगा हमारे पास 4th प्रैक्टिस पेपर।